अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर, फैटी स्ट्रीक्स क्या होती हैं, फैटी प्लाक्स क्या होते हैं जो हमारे इंटीमा में डिपॉजिट होते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी एथेरोस्क्लेरोसिस की, और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एथेरोमेटस प्लाक्स दैट इम्पेंज ऑन द वेस्कुलर ल्यूमेन एंड कैन रप्चर टू कॉज सडन ओक्लूजन। ठीक हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि एथेरोमेटस प्लाक्स बनते हैं जो हमारी इंटीमा, जो हमारी आर्टरीज की जो लेयर है, फर्स्ट लेयर इंटीमा, वहाँ पर हमारे पास एथेरोमेटस प्लाक्स बनते हैं जो कि वेस्कुलर ल्यूमन की तरफ इम्पेंज करते हैं, और वो क्या करते हैं कि ल्यूमन को नेरो कर सकते हैं, वो रप्चर हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकती है उनमें, और वहाँ पे जो है वो पूरी ओक्लूजन हो सकती है हमारे वेजल में। तो जो वेजल जो हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाएगी और हमारी ऑर्गन्स की इस्कीमिया हो सकती है इसमें। तो अब ये जो एथेरोमेटस प्लाक्स हैं ये क्या होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो एथेरोमेटस प्लाक्स आर वेस्ट लीजन्स कंपोज्ड ऑफ द सॉफ्ट फ्राइबल लिपिड कोर्स, मेनली कोलेस्ट्रॉल, with necrotic debris covered by fibrous caps can lead to stenosis or sudden occlusion of the vessel। तो एथेरोमेटस प्लाक्स में हमारे पास क्या मिलेगा? हमें लिपिड की सॉफ्ट कोर्स मिलेंगी, यानी कि उसकी जो कोर है उसमें लिपिड होगा हमें, जिसमें से मेनली कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और नेक्रोसिस का जो डेब्रिस है वो मिल सकता है उस कोर में, और वो कोर जो है वो कवर होगी फाइब्रस कैप से। ठीक है, तो वहाँ पे फाइब्रस, हमारी फाइब्रिन की जो स्ट्रेंड्स होती हैं वो उसको कवर कर देती हैं। अब ये लीजन्स क्या कर सकते हैं, प्लाक्स क्या कर सकते हैं, ये स्टीनोसिस करवा सकते हैं, नेरोइंग ऑफ द वेजल्स करवा सकते हैं, या फिर सडन ओक्लूजन करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हो जाएगा। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि फैटी स्ट्रीक्स किसको कहते हैं। तो हमारे पास प्लाक्स हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं फैटी स्ट्रीक्स की को किन को कहा जाता है। तो फैटी स्ट्रीक्स जो है वो बिगिंस एज अ माइन्यूट येलो फ्लैट मैक्यूल्स, जिनको डॉट्स हम कहते हैं, इनको फैटी डॉट्स भी कहा जाता है। तो ये फैटी स्ट्रीक्स बिगिन कैसे करती हैं? माइन्यूट येलो फ्लैट मैक्यूल्स फैट के बने हुए होते हैं, सही है। वो जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इनलार्ज होकर एक लीजन बनाते हैं जो कंप्राइज करता है लिपिड फिल्ड फोमी मैक्रोफेजेस, बट ओनली मिनिमल रेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंटली इतना फ्लो को हमारी डिस्टर्बेंस नहीं करता। ठीक है, तो ब्लड फ्लो हमारा इजीली हो रहा होता है। ये फैटी स्ट्रीक्स हमारी इंटीमा में पड़ी हुई होती हैं, पर ये इतनी ज़्यादा रेस्ट लीजन्स नहीं होती कि हमारी जो आर्टरी का जो ल्यूमन है उसको ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो फैटी स्ट्रीक में हमारे पास सिर्फ फोम फिल्ड मैक्रोफेजेस होते हैं, लेकिन एथेरोमेटस प्लाक्स में हमारे पास पूरी एक कोर होती है लिपिड की, और नेक्रोटिक डेब्रिस यानी कि उसमें मैक्रोफेजेस और इन्फ्लेमेटरी सेल्स की नेक्रोसिस, और जो टिश्यू है वहाँ की सेल्स की नेक्रोसिस होती है। तो वो सारी चीज़ें, और ऊपर से वो कवर होती है फाइब्रस कैप से। तो ये इतने सारा मिलकर हमारा जो है वो रेस्ट लाइक लीजन बन जाता है, जो हमारी आर्टरी की जो ल्यूमन है उसको ऑक्लूड कर देता है। ठीक है, अब इनके रिस्क फैक्टर क्या हैं, सही है, पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस को, कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होती है। तो सबसे पहले इसके रिस्क फैक्टर में हमारे पास आ जाएंगे इरिवर्सिबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, रिवर्सिबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो इरिवर्सिबल में हमारे पास एज आ जाएगी जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, और इसको मॉडिफाई भी नहीं किया जा सकता। जैसे सेक्स आ गया, जेंडर आ गया, फीमेल है मेल है, दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हाइपरटेंसिव होते हैं। इसका एक काज है हाइपरटेंशन भी, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मेल ज़्यादा हाइपरटेंसिव होते हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के कंपेयर फीमेल, लेकिन फीमेल भी मीनोपॉज के बाद हाइपरटेंसिव हो सकती हैं जैसे मेल हैं। उसके बाद जेनेटिक्स, ठीक है, जिसकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि उनको पहले एथेरोस्क्लेरोसिस था, तो हो सकता है कि उनके बच्चों को और ग्रैंड चाइल्ड्स को भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो।
ऐसे ही फैमिलियल और रेशियल, ठीक है, फैमिलियल की फैमिलीज में वो है चीज़ तो दूसरे मेंबर्स को भी हो सकती है। और रेशियस, इसमें रेसेस का होता है कि किसी रेस के बंदों को जो है वो ज़्यादा एक चीज़ हो रही होती है और किसी को कम हो रही होती है। तो ये वाली जो है, अगर इस कंपेयर हम रेस के देखें तो ये हमारे पास जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो जो वाइट पीपल्स होते हैं उसमें ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस होते हैं, वे ज़्यादा हाइपरटेंसिव होते हैं। अब रिवर्सिबल और मॉडिफाइबल को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास मेजर काजेज आ जाएंगे और माइनर काजेज आ जाएंगे। तो मेजर में हमारे पास 4 हैं। हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, जिसकी जो ब्लड है उसमें लिपिड की लेवल ज़्यादा है और वो बहुत देर तक रहे तो उसको हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और डायबिटीज़ मेलाइटिस, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। माइनर ओबेसिटी हो, किसी की टाइप ए पर्सनैलिटी हो। टाइप ए पर्सनैलिटी वो बनते होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, दूसरों से जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे हमेशा फर्स्ट नंबर पे रहना चाहते हैं। तो दीज आर द टाइप ए पर्सनैलिटी पीपल्स। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लाइपोप्रोटीन ए, होमोसिस्टीनीमिया, इन्फेक्शंस लाइक क्लेमाइडिया, निमोनी, वायरसेस लाइक साइटोमेगेलोवायरस और इम्यून रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अभी हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे कि ये हमारी एंडोथीलियम को डिस्टर्ब करती हैं, उसको डिसफंक्शन कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लिपिड है वो हमारी इंटीमा में अंदर चला जाता है एंडोथीलियम से पास होकर और वहाँ पे जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अभी हम वो पैथोजेनेसिस में पूरा देखते हैं कि कैसे ये एरिथ्रोमेटस प्लाक्स हमारे पास बनती हैं, कैसे हमारा लिपिड जो है वो अंदर जाता है और दूसरी इन्फ्लेमेटरी सेल्स जाते हैं। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले हमारे पास जो करंट थ्योरी चल रही है वो ये है अबाउट पैथोजेनेसिस इज रेस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस। दिस मॉडल व्यूज एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ क्रॉनिकली इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑफ आर्टेरियल वॉल टू एंडोथेलियल इंजरी। तो अभी जो थ्योरी है उसमें ये बताया जा रहा है पैथोजेनेसिस के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के, कि उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे एंडोथीलियम की जो सेल है वो इन्फ्लेमेशन हो उसमें और वो डिसफंक्शन हो या एंडोथीलियम की इंजरी हो तो वो लीड करवा सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस को, जो क्रॉनिकली हो, ठीक है, वो काफ़ी सालों से चलती आ रही है तो वो लीड करवा सकती है। ऐसे नहीं कि एंडोथीलियम थोड़ा इंजर हुआ और जल्दी से उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हुई, नहीं, ये क्रॉनिक वाले उसमें जाएगा, सही है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी जो एंडोथीलियम है वो इंजर हो गई, जिसकी वजह से एंडोथीलियम जो सेल हैं वो डिसफंक्शन हो जाएंगे। जैसे ही एंडोथीलियम सेल डिसफंक्शन हुए तो वो बहुत लीकी हो जाएंगे, परमिएबल हो जाएंगे जो हमारे ब्लड में चीज़ें हैं उनके लिए। तो लीड टू इंक्रीज परमिएबिलिटी, ल्यूकोसाइट एडहेजन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन, सही है। तो अब डिसफंक्शन हुआ है, एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी हुई है तो वहाँ पे एडिसिव मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी जो WBCs है, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स है, वो आकर ढेर होंगे। प्लेटलेट्स जो स्टक हो जाएंगे हमारे इंजर्ड एंडोथेलियम के साथ, वहाँ पे थ्रोम्बस बना सकते हैं, सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन इन द इंटीमा ऑफ द वेजल्स, ठीक है। अब ये क्योंकि एंडोथेलियम हमारी लीकी हो चुकी है तो जो हमारे ब्लड में जो लिपिड हैं अगर वो हाई हैं, जो है वो हाइपरलिपिडीमिया है किसी बंदे को, तो उसकी जो ब्लड में जो लिपिड है उनकी कंसंट्रेशन हाई है तो वो वहाँ से लिपिड जाकर हमारी इंटीमा वेजल की जो है वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, जो नॉर्मल थी, अभी इसकी इंजरी हुई है यहाँ पे एंडोथीलियम में। तो ये एंडोथीलियम क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है अपने ऐसे एंजाइम्स को, अपने ऐसे रिसेप्टर्स को जहाँ पे हमारे WBCs, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स आकर स्टक हो रहे हैं और ये परमिएबल हो गई अब लिपिड्स के लिए। तो लिपिड्स जो है वो वहाँ से हमारे ब्लड से हमारी इंटीमा में आ रहे हैं, सही है। तो ये हमारे पास इंटीमा है जिसमें एंडोथीलियम आ गया हमारे पास, ठीक है, सब एंडोथीलियल टिश्यू आ गया और हमारे पास ये है इंटरनल इलास्टिक लेमिना, सही है, दिस ब्लैक डॉट्स, और ये हमारे पास मीडिया जिसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगी और ये हमारे पास एडवेंटिशिया हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्लेटलेट्स आकर स्टक हो गए, WBCs आकर स्टक हो गए, परमेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई, तो लिपिड्स जो है वो हमारे इंटीमा में आकर डिपॉजिट होना शुरू हो गए।
साथ ही जो है हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे मोनोसाइट्स, ये भी क्योंकि अभी हमारी एंडोथेलियम लीकी है, गैप जंक्शंस बन चुके हैं, गैप्स हैं, तो वहाँ से जो है वो हमारी इंटीमा में मूव करेंगे मोनोसाइट और यहाँ पे ये मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। अब ये बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स और जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन ड्राइव्ड रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे, जो लिपिड जो एलडीएल हमारी इंटीमा में जमा हुआ है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये एलडीएल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल क्या करेंगे, ये जो मैक्रोफेजेस अभी हमारे आ गए थे और ये जो फ्री रेडिकल्स थे जिन्होंने एलडीएल को क्या कर दिया था, ऑक्सीडाइज कर दिया था, ये मैक्रोफेज उस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को इनगल्फ कर देंगे और जब ये बहुत सारा लिपिड हमारे मैक्रोफेजेस में डिपॉजिट होगा तो ये फोमी टाइप हो जाएंगे और अब इन मैक्रोफेजेस को हम फोम सेल कहेंगे। ठीक है, फोम सेल कहेंगे। साथ ही में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो ऐसे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे जो मोर एंड मोर मोनोसाइट्स को अट्रैक्ट करेंगे, वो भी इंटीमा में आ जाएंगे। और साथ ही में ये जो साइटोकाइंस हैं ये हमारे जो मीडिया में जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट करवाएंगे इन द इंटीमा में। तो ये इंटीमा में हमारे स्मूथ मसल सेल्स भी आ जाएंगे। स्मूथ मसल सेल भी क्या करेंगे, इंगल्फ करेंगे हमारे लिपिड को और ये भी फोम सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है, तो अब ये हमारे पास फोम सेल्स बन चुके हैं और लिपिड आ चुका है हमारी इंटीमा में। तो अब क्या होगा कि ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं और ये जो प्लेटलेट यहाँ पे स्टक हुए हैं ये क्या करेंगे कि ये ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे तो जो स्मूथ मसल सेल अब हमारे इंटीमा में आ गए हैं वो प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे। वो जैसे ही प्रोलिफरेट होंगे तो वो क्या करेंगे, जो एंडोथेलियम वाली साइड है, ये जो एंडोथेलियम वाली साइड है यहाँ पे ये जो हमारे पास स्मूथ मसल हैं जो मीडिया से आए हैं ये प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, हमारे पास कोलेजन होंगे और कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस प्लाक को जो अभी हमारे पास बना है इसको स्टेबल बनाएंगे। ठीक है, और साथ में जो लिपिड फिल्ड हमारे पास मैक्रोफेजेस थे और स्मूथ मसल सेल थे और साथ में दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे, ये क्या करेंगे कि ये इतने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे कि इनकी नेक्रोसिस हो जाएगी। साथ में इन्होंने क्या किया हुआ है कि ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल इनगल्फ किया हुआ है हमारे मैक्रोफेज और दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स और स्मूथ मसल्स ने, जो कि उनके लिए टॉक्सिक है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल उनकी नेक्रोसिस करवा सकता है, उनकी एपोटोसिस करवा सकता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास अब लिपिड जो था हमारे मैक्रोफेजेस में, हमारे स्मूथ मसल्स में यानी कि फोम सेल्स में, वो रिलीज हो जाएगा और इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये डेब्रिस इनका इन्फ्लेमेटरी सेल्स का और स्मूथ मसल सेल्स का प्लस जो हमारे पास लिपिड है, ठीक है, ये बनाएंगे हमारे पास लिपिड कोर। जो हमने पढ़ा था एरिथ्रोमेटिस प्लाक्स क्या है कि लिपिड कोर्स कवर्ड बाय द फाइब्रोफैटी प्लाक। ठीक है, तो हमारे पास लिपिड कोर जो है वो केप से, फाइब्रस केप से कवर है। ये फाइब्रस केप कैसे बनी, जो हमारे स्मूथ मसल प्रोलिफरेट हुए थे प्लस जो उन्होंने एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स डिपॉजिट करवाया था। ठीक है, कोलेजन। ठीक है, तो उसको हम फाइब्रस केप कहेंगे और उनके अंदर क्या होगा, लिपिड कोर होगा, तो इसको हम एरिथ्रोमेटिस प्लाक कहेंगे। अब देखें ये हमारे आर्टरी का रियल वाला ल्यूमन था जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा था। अब ये इतना बड़ा लीजन बन गया है जिसने क्या किया, पूरे आर्टरी के ल्यूमन को जो है वो ओक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ी स्पेस है हमारे ब्लड को फ्लो करने के लिए। तो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। सही है, पैथोजेनेसिस की कैसे हमारा एरिथ्रोमेटिस प्लाक बना, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ, इंजरी हुई एंडोथेलियम को, एंडोथेलियम का डिसफंक्शन हुआ जिसकी वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई और ल्यूकोसाइट एडेजन हुई प्लेटलेट्स की, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बना, यानी कि प्लेटलेट अभी अटेर हुए हैं। एक्यूमुलेशन हुई लाइपोप्रोटीन की एंटीमा ऑफ द वेसल, प्लेटलेट्स एंड मोनोसाइट्स की जो एडिशन हुई उसकी वजह से क्या हुआ कि मोनोसाइट्स की माइग्रेशन हुई इनटू द एंटीमा, जहाँ पे वो डिफरेंशिएट हुए इनटू द मैक्रोफेजेस। प्लेटलेट एंड मैक्रोफेजेस ने क्या किया, सीक्रेट किए लॉट ऑफ द साइटोकाइन, जिनकी वजह से मोनोसाइट्स बहुत ज़्यादा और लिम्फोसाइट्स की कीमोटैक्सिस हुई और
रोस प्रोडक्शन यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन हुई, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी सेल्स के ज़रिए, जिसकी वजह से एलडीएल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और साथ में जो स्मूथ मसल सेल है उनकी भी रिक्वायरमेंट हुई मीडिया से इंटीमा में। तो अब स्मूथ मसल सेल, मैक्रोफेजेस, दूसरे इन्फ्लामेटरी सेल हमारे पास कहाँ है? इंटीमा में, विद द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल क्या किया कि टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल सेल्स, जो उनको कन्वर्ट कर देता है फोम सेल्स में। स्मूथ मसल सेल्स इंटीमा में प्रोलिफरेट होना शुरू करते हैं, सीक्रेट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, स्पेशली कोलेजन, जो फाइब्रस केप बनाता है। इंटीमल स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ अर्लीस्ट लीजन फैटी स्ट्रीक इनटू द मेजर फाइब्रोफैटी प्लाक। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास फैटी स्ट्रीक थी जिनमें हमारे पास फोम सेल थे और थोड़ा बहुत लिपिड था, अब वो हमारे पास प्लाक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इतने बड़े प्लाक में कन्वर्ट हो चुका है। प्लाक में क्या क्या होते हैं हमारे पास? मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स, जिसमें स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स आ जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स और प्रोटियोग्लाइकेंस आ जाते हैं। और इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स आ जाते हैं हमारे पास, जो एलडीएल होते हैं। अब एक्टिवेटेड इन्फ्लामेटरी सेल्स इन एरेथ्रोमा लीड टू रिलीज ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे, विच काज डेथ ऑफ द स्मूथ मसल एंड मैक्रोफेजेस एंड रिलीज लॉट ऑफ द लिपिड, जो लिपिड कोर बनाएंगे। ये हमारे पास लिपिड कोर बनाएंगे। ये कैसे बनी? हमारे मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल की डेथ की वजह से ये कोर बनी है, क्योंकि इनमें बहुत सारा लिपिड था अंदर, तो वो रिलीज हुआ और लिपिड कोर बन गई। अब पेरीफेरी जो है इस लीजन की, वहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स बहुत रिलीज हो रहे हैं हमारे प्लेटलेट्स से, तो वहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी, यानी कि ब्लड वेजल्स छोटी छोटी बनना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, शोल्डर ऑफ दी लीजन पर हमारे पास न्यू ब्लड वेजल्स प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है कि हेमरेज हो सकता है इनटू द प्लाक। हेमरेज कैसे होगा? रिप्चर ऑफ दी ओवरलाइंग फाइब्रस केप और न्यू वेजल्स वॉल। ठीक है, या तो ये जो फाइब्रस केप थी जो ल्यूमन के साथ थी हमारे, वो रिप्चर हो जाए, ब्लड जो हमारे ल्यूमन में है वो हमारे प्लाक में अंदर आ जाए, या फिर जो नई वेजल्स बनी थी नेक शोल्डर ऑफ दी न्यू प्लाक पे, वहाँ पे उनकी वॉल रिप्चर हो जाए न्यू वेजल्स की, और वहाँ से हमारा ब्लड आ जाए हमारे पास इसमें हमारी प्लाक में, तो वहाँ पे हेमरेज हो जाएगा, वो प्लाक बहुत एक्सपेंड कर जाएगा और वो रिप्चर भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा रिप्चर, इरोजन और थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब ये जो प्लाक बना था हमारे पास, अब क्या होता है कि ये टाइम के साथ जो फ्री रेडिकल्स हैं और ब्लड प्रेशर अगर किसी का ज़्यादा हाई है, तो क्या होगा कि ये प्लाक जो है वह रिप्चर हो सकता है, या फिर इसका जो एक टुकड़ा है वो यहाँ से जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं या बहुत सारा लिपिड होता है, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स आकर स्टक हो जाएंगे, वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा कि और हमारा ल्यूमेन जो है वो ओक्लूड हो जाएगा। सही है, तो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो हमारी जो ऑर्गन्स है उनको कंप्रोमाइज हो जाएगा, वो नहीं हो सकेगा वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ का जो थ्रोम्बस बना है अगर वो डिटेच हो चुका है या उसका कोई पार्ट जो है वो निकल के ब्लड फ्लो के थ्रू हमारी दूसरी वेजल्स में जा रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे एम्बोलिज्म, और इसको कहेंगे एथेरियो एम्बोलिज्म, क्योंकि वो एथेरोमेटस प्लाक से रिलीज हुआ है। उसके अलावा एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। अब ये जो प्लाक हमारा बना था इंटीमा में, ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, फ्री रेडिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो ये वीकनिंग कराएगा हमारे वॉल की, साथ में मीडिया की भी जो है वो वीकनिंग कराएगा। सही, क्योंकि वहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं, उनकी डेथ हो जाएगी, तो वहाँ पे वीकनिंग हो जाएगी और वहाँ पे एब्नॉर्मल डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो डायलेशन होगी तो हमारे पास उसको हम एन्यूरिज्म फॉर्मेशन कहते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल ऐसी थी हमारे वेजल, अब इसमें ये एन्यूरिज्म की फॉर्मेशन हो चुकी है।
तो ये कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। उसके अलावा स्टीनोसिस या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है। स्टीनोसिस कैसे करवाएगा कि ये जो हमारे पास प्लाक बना था इसने ल्यूमन को नेरो कर दिया है, तो वहाँ पे स्टीनोसिस हो जाएगी। और अगर थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है, वो थ्रोम्बस बहुत ज़्यादा है कि उसने पूरे ल्यूमन को कवर कर दिया है और ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है, तो उस वहाँ पे हम टोटल ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। अब आउटकम्स इसके क्या होंगे, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई को कम कर रहा है या बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, तो जो ऑर्गन्स को ये आर्टरी सप्लाई करेंगी वहाँ पे इस्कीमिया होगा। जैसे अगर कोरोनरी आर्टरी है तो वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है इफ़ कोरोनरी आर्टरी इज ऑब्स्ट्रक्ट। अगर कैरोटिड आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है हमारी, तो हमें स्ट्रोक हो सकता है, हमें सीएनएस में हमारा ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पे स्ट्रोक हो जाएगा। अगर पेरिफेरी में हमारे पास पोप्लिटियल आर्टरी जो है वो ओक्लूड हो रही है, तो वहाँ पर हमारी जो फीट है वहाँ पे गैंग्रीन हो सकती है। और इफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज इन एओर्टा लीड्स टू एन्यूरिज्म, रिप्चर और डायसेक्शन। ठीक है, तो अगर एओर्टा में है तो वहाँ पे या तो वो एन्यूरिज्म रिप्चर होगा या फिर एओर्टा का डायसेक्शन हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।